Hello friends, welcome to Victory IAS YouTube channel and I am Shubham Sharma, your economy faculty. फ्रेंड्स, आज का जो हमारा ये टॉपिक है ना, ये टॉपिक है स्टेट गवर्नमेंट्स के कुछ इनिशिएटिव्स जिन्होंने पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला। तो ये क्या इनिशिएटिव्स थे? ऑल दो देखा जाए तो ये इनिशिएटिव्स पुराने हैं थोड़े, लेकिन क्यों हम इन्हें पढ़ रहे हैं उसका रीजन ये है कि कई बार यूपीएससी के एग्जाम में जब हम आंसर्स लिखते हैं, आंसर्स लिखते वक्त जैसे फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी के ऊपर हम कोई आंसर लिख रहे हैं या अगर हम स्टेट रिलेटेड इनिशिएटिव्स पे कोई आंसर लिख रहे हैं, तो हम इन इनिशिएटिव्स का रेफरेंस वहां पर दे सकते हैं। और जैसा कि हमने यहां पर आपको बता भी रखा है कि हम लोग होलिस्टिक करंट अफेयर्स कवर करना चाह रहे हैं, तो उसमें कई बार ये भी हुआ है कि यूपीएससी ने 2 साल 3 साल पहले के भी करंट अफेयर्स पूछे हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव पढ़ाने का ये एक रीजन है यहां पर यह है कि जब भी मेंस में कोई क्वेश्चन आए तो लिखते वक्त आप इन पॉइंट्स का वहां पर इस्तेमाल कर सकते हो। और फिर इनमें कोई भी चेंज आता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई समिट पहले केरला में हुआ, अब वो समिट आज फॉर एग्जांपल इस साल कर्नाटका में हुआ, फिर मान लीजिए नेक्स्ट ईयर महाराष्ट्र में हुआ, तो आप उस समिट के बारे में वहां पे लिख सकते हैं। चाहे आप केरला को लिख दीजिए 2022 में, कर्नाटका में 2025 में, यू कैन यूज दैट, नो प्रॉब्लम्स इन दैट। बट आपको समिट के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए और यही हमारा यहाँ मोटिव है कि आपका एक होलिस्टिक करंट अफेयर्स कवर हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्या क्या टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, केरला इंडस्ट्रियल पॉलिसी, कर्नाटका आर एंड डी इनोवेशन एंड इन्वेस्ट कर्नाटका। थोड़े से ये टॉपिक्स अगर आप देखें तो थोड़ा सा पुराने जरूर है, लेकिन इन टॉपिक्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, स्पेशली मेंस के पर्सपेक्टिव में। तो मेंस के पर्सपेक्टिव से ये सीरीज जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सबसे पहले अगर बात करें यूपी डिफेंस कॉरिडोर, देखिए डिफेंस कॉरिडोर क्यों बनाया जाता है आपको मैं बता देता हूं। डिफेंस कॉरिडोर इसलिए बनाया जाता है ताकि आप सब जानते हैं कि भारत सरकार आत्मनिर्भरता के ऊपर फोकस कर रही है। भारत सरकार मेक इन इंडिया को प्रमोट कर रही है और उसमें एक बहुत बड़ा ये कंपोनेंट है कि हमें प्रोडक्शन इंडिया में करना है, हमारे अपने इंपोर्ट्स को कम करना है। ऐसे में डिफेंस के इंपोर्ट्स इंडिया के बहुत ज्यादा होते हैं और जिसकी वजह से इंडिया का फिस्कल डेफिसिट बहुत बढ़ता है। तो भारत सरकार यहां पे डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बना रही है, जिसमें यूपी का जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि एक तो इंडिया में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स हम खुद से बनाएं, दूसरा हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो। और जब यहां पे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव होगा तो रिगार्डिंग टू एनी सीक्रेट्स जो कि डिफेंस से जुड़े हुए हैं उस पर भी पूरा कंट्रोल हमारा होगा। नहीं तो कई बार क्या होता है कि फॉरेन कंट्रीज के साथ कोलैबोरेट करके जब भी हम डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाते हैं तो उसके साथ कुछ सीक्रेट्स ऐसे होते हैं जो उन्हें पता होते हैं, जो कि हमारे इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के खिलाफ हो सकते हैं। तो ये जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है ये यूपी में 6 जगह पे क्रिएट हो रहे हैं: अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर, चित्रकूट, झांसी और आगरा। यहां पर ये क्रिएट किए जा रहे हैं। तो यहां इसका ऑब्जेक्टिव क्या है समझते हैं एक बार। इट इज एन एस्पिरेशनल प्रोजेक्ट दैट सीक टू रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंसी ऑफ इंडियन एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर। प्रोजेक्ट 2018 में स्टार्ट हुआ और इसका ऑब्जेक्टिव है 3700 करोड़ का डिफेंस प्रोडक्शन इंडिया में, इसमें इन्वेस्टमेंट किया गया है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इसकी नोडल एजेंसी है और यह प्रोजेक्ट 6 जगहों पर बन रहा है, जिसमें लखनऊ, झांसी, कानपुर, चित्रकूट, आगरा और अलीगढ़ है। प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव यह है कि एक तो उत्तर प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब क्रिएट किया जाए और ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में भी यूपी का नाम वहां पर आए। और यूपी का नाम आएगा तो फॉर श्योर है कि भारत का नाम उसमें जुड़ेगा। ऐसे में कल कल को यह भी हो सकता है कि जो हमारे आसपास के देश हैं वो हमारे से इस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में मदद मांगे, तो इससे हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी इंक्रीज हो सकता है, हमारी एक्सपोर्ट अर्निंग भी एनहांस हो सकती है। फिर अगर हम बात करें तो यूपी एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक एमओयू साइन किया है बैंक्स के साथ में, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि इन्वेस्टमेंट इस डिफेंस कॉरिडोर में बढ़ाया जाए। उसमें कौन कौन से बैंक्स शामिल हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इस एमओयू के पीछे का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो एक तो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना इन सारे प्रोजेक्ट्स के लिए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को जितना हो सके उतना बढ़ाना। इसमें एमओयू भी हुआ है आईआईटी कानपुर के साथ में, ताकि रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में हम बेहतर काम कर सके, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि इसमें आर एंड डी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे ये जो सीक्रेट्स हैं, ये जो ऑब्वियसली स्ट्रैटेजिक सेक्टर है, तो उसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आए और स्ट्रैटेजिक सेक्टर जो है वो लॉन्ग रन में भारत के कंट्रोल में ही सारी चीजें रहे और वो हमारे डिफेंस सिस्टम को और स्ट्रेंथन भी करेगा।
फिर अगर हम आगे चलें और डिस्कस करें हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज केरलास ड्राफ्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी। आप सब ये बात जानते हैं कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कंट्री के लिए। भारत का ऑब्जेक्टिव भी यही है कि अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इतना स्ट्रांग बना देना है कि 2047 तक हम डेवलप्ड इकोनॉमी बन पाए। और उसमें यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैन्युफैक्चरिंग का शेयर ओवरऑल जीडीपी में एनहांस हो। यानी कि हम ये चाहते हैं कि ओवरऑल जीडीपी में जो मैन्युफैक्चरिंग का स्टेक है वो लगभग 30-35% के आसपास हो। इसीलिए भारत आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, पीएलआई स्कीम ये सब लेकर आया है, जिसके कारण हम चाह रहे हैं कि हमारे एक्सपोर्ट्स एनहांस हो, प्रोडक्शन देश में बढ़े, हमारे इंपोर्ट्स कम हो। और इस इंडस्ट्रियल पॉलिसीज को ना सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट्स बल्कि भारत अपने स्तर पर भी, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने स्तर पर भी इसको प्रमोट कर रही है। चाहे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 हो, तो यहां पर स्टेट्स ने भी अपनी अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज यहां पे क्रिएट करी हैं और उसका बहुत बड़ा फायदा स्टेट्स को मिल भी रहा है। सबसे पहली बात तो उससे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है। दूसरी बात, उससे स्टेट्स जो हैं वो अपने स्टेट में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकती हैं, प्रोडक्शन बढ़ा सकती हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेहतर हो सकता है और उससे उस स्टेट का एक होलिस्टिक डेवलपमेंट भी होगा। क्योंकि जितना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप होता है उतना ही जॉब क्रिएशन होती है और वो सर्विस सेक्टर के लिए भी एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती हैं। तो केरला ने जो ड्राफ्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी यहां बनाई है उसको रिलीज इन्होंने जनवरी 2023 में किया था। इसका ऑब्जेक्टिव था स्किल को अपग्रेड करना। देखिए, दुनिया भर में इस समय जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो सब ये चाहती हैं कि उनके एम्प्लॉयज का स्किल एनरिचमेंट हो। यानी अगर आप ट्रेडिशनल सेटअप पे चलोगे, ट्रेडिशनल चीजों पे चलोगे तो आप बहुत लंबा खेल नहीं सकते आज के टाइम पे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी स्किल को अपग्रेड करिए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 का ऑब्जेक्टिव भी यही है कि सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो। तो यहां पर प्रायोरिटी किसको दी जा रही है? प्रायोरिटी दी जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्राफीन, स्पेस सेक्टर, आयुर्वेद, बायोटेक्नोलॉजी, डिजाइनिंग, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इंजीनियरिंग, R&D, फूड टेक्नोलॉजी। इसके अलावा भी रबर प्रोडक्ट्स पे, मेडिकल इक्विपमेंट्स पे, नैनो टेक्नोलॉजी पे, रिटेल, रोबोटिक, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, 3D प्रिंटिंग, मरीन क्लस्टर, इन सब पे केरला का स्पेशल फोकस है। और आप सब जानते भी हैं कि लिटरेसी में भी केरला बहुत आगे है। तो एक तरह का एड ऑन एडवांटेज केरला को वैसे भी मिलता है इस तरह की पॉलिसीज में। तो इन ऑर्डर टू एनकरेज MSME टू गेट फंड थ्रू नॉन ट्रेडिशनल रूट इंस्टेड ऑफ लोन, न्यू MSME विल गेट 50% रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस incurred on floating public issue through National Stock Exchange और Bombay Stock Exchange with a maximum limit of 1 करोड़। तो यहां पर एक तरह से स्टेट्स को फंड किस तरह से मिलना चाहिए और कैसे वो अपना फंड एनरिचमेंट बेहतर कर सकते हैं, इस पर यह बात की जा रही है। तो MSMEs जो है वो नॉन ट्रेडिशनल रूट मतलब एक तो होता है ट्रेडिशनल रूट कि आप बैंक से लोन लेते हो। अब उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप बैंक से लोन लेते हो ना तो उस पर हाई इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो यहां पर नॉन ट्रेडिशनल रूट्स में MSMEs को 50% रीइंबर्समेंट एक्सपेंस प्रोवाइड हुआ है अगर वो अपने फंड्स रेस करें NSC BSC से। इसमें मैक्सिमम इंसेंटिव जो मिल सकता है वो 1 करोड़ तक का मिल सकता है। फिर दूसरी बात है 100% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एग्जाम्पशंस जो कि MSMEs को प्रोवाइड की जा रही है 5 साल के लिए, जिसमें स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस को वेव ऑफ कर दिया जाएगा अगर वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो। फिर नॉन MSMEs को 10% इन्वेस्टमेंट सब्सिडी मिल रही है विद अ मैक्सिमम ऑफ 10 करोड़, जिसमें 100% स्टेट GST रीइंबर्समेंट प्रोवाइड किया जाएगा उनको अगर वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करते हैं तो। न्यू MSMEs जो है उनको 50% का रीइंबर्समेंट मिल रहा है मैक्सिमम 1 करोड़ तक का अपने एक्सपेंडिचर पे, और उसके अलावा 20% रीइंबर्समेंट प्रोवाइड किया जा रहा है मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम ऑफ ₹25 लाख पर यूनिट अगर आप सॉफ्टवेयर, एनालिटिक टूल्स या अपग्रेड करते हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को। तो ये सारी चीजें यहां पर आ रही हैं। उसी तरह से अब जैसा कि मैंने आपको बताया केरला के कंटेक्स्ट में ऐसा हो रहा है, वैसे ही कर्नाटका ने भी अपने स्टेट में कुछ कुछ बदलाव किए। कर्नाटका रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन पॉलिसी लाया है। कर्नाटका रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन पॉलिसी जो है ये रिलीज करी गई थी बैंगलोर टेक समिट में, जिसमें कर्नाटका रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है इंडस्ट्रीज और साइंस के बीच में एक कोऑपरेशन होना, जिसमें स्टार्टअप्स को इनोवेट किया जाने की बात करी गई है। इससे क्या हो रहा है, स्किल्ड वर्कफोर्स क्रिएट होगी, इनोवेटर्स भारत में बनेंगे, स्टार्टअप्स प्रमोट होंगे और कहीं ना कहीं ऐसी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स भी ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएंगे जिनका ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट में बहुत बड़ा इंपैक्ट हो सकता है।
इस पर बात ये करी गई है कि गवर्नेंस को बेहतर किया जाए, रिसर्च और इनोवेशन के लिए प्रॉपर फंडिंग प्रोवाइड करी जाए, रिसर्च एंड इनोवेशन से रीजनल इकोसिस्टम बेहतर हो, एमएसएमईज को रिसर्च के लिए, इनोवेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए फंड्स प्रोवाइड किया जाए, साथ में स्टूडेंट्स स्पेशली जो अंडर ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं उनको यहाँ पर हाई क्वालिटी रिसर्च और स्किल प्रोवाइड करने के लिए फंड्स भी दिए जाए, साथ साथ में ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाए। फिर इस पॉलिसी ने यहाँ पे कर्नाटका टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप दैट इज केटाई एक इंक्यूबेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया है, ताकि ना सिर्फ बैंगलोर में, आज हम जब बात करते हैं इनोवेशन की या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तो हम अपने आप को सिर्फ बैंगलोर तक सीमित रखते हैं, तो यहाँ पर केटाई का ऑब्जेक्टिव यह है कि बैंगलोर से भी बढ़कर कर्नाटका के जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर भी ऐसे प्रोग्राम्स चलाए जाएं जिससे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो, इनोवेशन प्रमोट किए जा सके। फिर इसी में एक और जो चीज आई वो आई थी बैंगलोर टेक समिट। बेंगलुरु टेक समिट एशिया की सबसे बड़ी टेक समिट थी, जिसका ऑब्जेक्टिव था इंटरनेशनल एंगेजमेंट्स डिस्कशन करने, कौन कौन सी चीजों में, फिनटेक कंपनीज में, बायोटेक कंपनीज में, एजुकेशन टेक्नोलॉजी में, सेमीकंडक्टर्स में। 2022 के एडिशन में लगभग 20 प्रोडक्ट्स लॉन्च करे गए और 9 से ज्यादा एमओयू साइन हुए हैं, जिसमें 350 इंटरनेशनल रिकॉग्निशन के एक्सपर्ट्स आए और वहां पर बात हुई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की, और जिसका ऑब्जेक्टिव था टेक फॉर नेक्स्ट जनरेशन। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जिस तेजी से ये टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो रहे हैं, जिस तेजी से टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हो रहे हैं, ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको टेक्नो सेवी बनाया जाए, उसको टेक्नोलॉजिकली रिच बनाया जाए, और उसके अलावा भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी इनोवेटिव आइडियाज हैं, जितनी भी इनोवेटिव अप्रोचेस हैं, उसको यहां पर स्ट्रेंथन किया जा सके। तो कर्नाटका ने ये रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन बनाया है। देखिए इसमें एक चीज जो बहुत अच्छी जो मुझे लगी, जो अगर आप ओवरऑल मैं इसको अगर आपको बता पाऊं कि ये क्या क्या इसके पीछे के ऑब्जेक्टिव्स हो रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ all these projects, objective of all these all these initiatives, इन सारे इनिशिएटिव्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि इन सब का एक टोटल ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सबसे पहले तो है कि इंडिया में स्किल एनरिचमेंट हो, इंडिया में स्किल एनरिचमेंट हो। दूसरा है कि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट एनहांस हो, एम्प्लॉयमेंट एनहांस हो। तीसरा, मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को यहां प्रमोट किया जा रहा है। चौथा, अपने इंपोर्ट्स को रिड्यूस करना, ठीक है, एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन। देन बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, ये नहीं कि सिर्फ एक ही दो एरियाज में डेवलपमेंट कर रहे हैं, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, we focus on balance regional development. Apart from that, to promote on research and innovation, research and innovation ko we are promoting, and all these are the objective to attain developed country status, developed country status by 2047, by 2047। ये सारे इसके पीछे के मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं। These all are the major objectives why we all are focusing on that, why we all are focusing on that। अगर हम आगे बढ़े तो इसी तरह से एक और समिट, इन्वेस्ट कर्नाटका समिट हुआ था 2022 में। ये इन्वेस्ट कर्नाटका समिट क्या हुआ था, इसमें 7 कंपनीज ने इन्वेस्ट किया था 2.9 लाख करोड़ इन द मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन हो, एक्मे जैसी कंपनीज इसमें आई, रीन्यू आई, एबीसी आया, अवादा, जेएसडब्ल्यू, इस तरह की कंपनीज यहाँ पे आई थी। जिसमें एमओयू हुआ था 1.29 लाख करोड़ का रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। वेदांता ने इसमें कमिट किया था दैट दे विल इन्वेस्ट 80,000 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सनराइज सेक्टर में स्टेट गवर्नमेंट ने 47,475 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट किया था 7 कंपनीज के साथ टू डेवलप इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। एमओयू साइन करे गए थे 6 कंपनीज के साथ में, जिसमें 25,024 करोड़ रुपए का स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे फोकस था। यहां पर एमओयू साइन इसलिए भी करे गए थे कि इंडिया में ई मोबिलिटी को प्रमोट करें,
इसलिए भी हुआ है कि एरोस्पेस और डिफेंस कैटेगरीज को हम बेहतर कर सकें, चाहे एफएमसीजी सेक्टर हो, चाहे शुगर हो, बायोफ्यूल हो, ऑप्टिकल सिस्टम हो। वी वांट दैट ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ऑल दीज सेक्टर्स टुगेदर। और इसमें सबसे बड़ी बात थी कि स्टेट का ऑब्जेक्टिव ये था, एक्सपेक्टेड टू सरपास द प्रोजेक्टेड 5 लाख करोड़, यानी 7.15 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट स्टेट्स को यहां पे रियलाइज करना था। तो अगर हम ओवरऑल बात करें, अगर हम इस पूरे ओवरऑल सिस्टम की बात करें, तो ये जितने भी इनिशिएटिव हमने पढ़े, चाहे कर्नाटका का इनिशिएटिव हमने पढ़ा, चाहे हमने केरला का इनिशिएटिव पढ़ा, इन दोनों से एक बात समझ में आती है, या अगर मैं इसको समराइज करना चाहूं तो वो बात समझ में आती है कि यहां पर पूरा फोकस आज की मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी के ऊपर है। चाहे हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात कर लें, चाहे इनोवेशन की बात कर लें, क्योंकि अगर आप ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस से चलते रहोगे, या आप सोचते रहोगे कि कन्वेंशनल तरीकों से ही हम आगे चलें, तो दुनिया में बहुत सारे देश इस समय भारत के बहुत बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं। तो ऐसे में इंडिया कैसे इस कट थ्रोट कंपटीशन में अपने आप को ऊपर उठाएगा, इसीलिए ये समिट्स करे जा रहे हैं। और इनका बहुत बड़ा एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन इसमें एनहांस किया जाए, क्योंकि अगर प्राइवेट पार्टिसिपेशन यहां पे एनहांस होगा ना, तो उसके बहुत सारे फायदे होंगे। एक तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, सरकार के ऊपर बर्डन कम आएगा, सरकार का डेफिसिट कम होगा। दूसरी चीज, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनीज के पास में वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजीज होती हैं, तो इससे कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजीज यहां पर लेके आएंगे, ठीक है, उससे हमारे यहां पर ओवरऑल सेक्टर में डेवलपमेंट होगा। और सिर्फ एम्प्लॉयमेंट ही नहीं, इस पूरे सेक्टर से भारत का एक्सपोर्ट प्रमोशन इंक्रीज होगा, और जो भारत जैसे देश हैं उन सबके साथ में भारत अपनी टेक्नोलॉजीज को एक्सपोर्ट भी कर पाएगा। तो जितना ये समिट्स होते रहेंगे, जितनी ये सब चीजें प्रमोट होती रहेंगी, वो सब इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि आपको ये लग सकता है कि ये तो 2022 में हुआ था, फिर इसका रेलेवेंस क्यों है? रेलेवेंस इस बात का नहीं है कि ये 2022 में हुआ था या 2023 में हुआ था। रेलेवेंस ये है कि यूपीएससी के मेंस के पेपर में जब भी टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी का कोलैबोरेटिव क्वेश्चन आता है, वहां पे आप इन पॉइंट्स के बारे में लिख सकते हैं कि ऐसे इन्वेस्टमेंट कर्नाटका समिट हुआ था जिसमें ये एमओयूज हुए थे, या इन इन चीजों के ऊपर फोकस किया था। ऐसे जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी के ऊपर कोई क्वेश्चन आए, तो आप वहां पे केरला की इंडस्ट्रियल पॉलिसी की केस स्टडी का एग्जांपल दे सकते हैं। जितना अच्छे से आप इन पॉइंट्स को वहां पे एक्सप्लेन करोगे ना, उतना ही ज्यादा अच्छा चांस हो जाएगा आपके मार्क्स मोर गेन करने का। और हमारा यहां पर यही ऑब्जेक्टिव है कि आपकी आंसर राइटिंग इंप्रूव की जाए, टोटलिस्टिक कवरेज करंट अफेयर्स का एनहांस किया जाए। तो दिस इज अबाउट इन्वेस्टमेंट कर्नाटका समिट। अब फ्रेंड्स एक चीज और है, हमारे यहाँ पर जो विक्ट्री आईएएस है उसका हमने करंट अफेयर्स सीरीज जो है वो अमेजोन पे अवेलेबल भी है। यहाँ पे टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे, जिसमें पूरा होलिस्टिक करंट अफेयर्स हमारे द्वारा कवर किया जाएगा। चाहे आप देखें तो जैसे अभी मैं बता रहा हूँ एग्रीकल्चर को लेकर, ये हमारा बुक है, आप इसको अमेजोन पे देख सकते हो। इसका किंडल एडिशन भी अवेलेबल है जो ऑनलाइन फॉर्मेट में आपको मिलेगा, और अगर आप प्रिंटेड फॉर्म में चाहते हैं तो आप ऑर्डर भी कर सकते हैं, प्रिंटेड फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा। इससे आपकी करंट अफेयर्स की जो पूरी तैयारी है वो बेहतर तरीके से हो पाएगी। और साथ में मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इस बुक को आप जरूर देखें, क्योंकि इससे आपका जो जितने भी ये डाउट्स होते हैं ना कि कहाँ तक के करंट अफेयर्स पढ़ने होते हैं, कौन से साल के करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हैं, कितने तक के करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होंगे, ये सारे डाउट्स भी आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। So I strictly recommend you all that you all should buy these current affairs thing. और इसी तरह से we will make further videos regarding to industries. अब जैसे एक for example startups के ऊपर we will think to make a video. Then apart from that central government की क्या क्या schemes और policies हैं उस पर भी हम थोड़ा videos बनाएंगे। तो this is how we want to approach that, not only for prelims perspective but also for mains perspective. Everything will get covered and you should know how to write the point in the specific things. तो अगेन आई रिपीट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा डिफेंस कॉरिडोर जो कि उत्तर प्रदेश में बन रहा है, जिसका ऑब्जेक्टिव है इंडिया में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को एक्सटेंड करना, जिसका ऑब्जेक्टिव है एक्सपोर्ट को प्रमोट करना और इंपोर्ट को कर्ब करना। केरला की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसका ऑब्जेक्टिव था एआई को प्रमोट करना, स्किल्ड बेस्ड टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को प्रमोट करना। और जो कर्नाटका में समिट हुआ उसका ऑब्जेक्टिव था इन्वेस्टमेंट गेन करना अलग अलग प्राइवेट इन्वेस्टर्स से, ताकि कर्नाटका में इन्वेस्टमेंट्स एनहांस हो और उसके साथ साथ गवर्नमेंट के ऊपर जो एक तरह का बर्डन होता है कई कई बार वो कम हो सके और इंडस्ट्रियल जॉब्स हम ज्यादा क्रिएट कर पाए।
So this is about these particular videos. I hope you all liked it. So friends, thank you so much. God bless you all. Take care, and do mention in the comment whether you like this video or not. Thank you so much. Take care.